दहशतगर्दाना सरगर्मियों की रोकथाम के लिए जारी कोशिशों के तहत मरकजी वजारत दाखिला ने एक अहम फैसला लिया है। किसी भी बड़े दहशतगर्दाना हमले का मुकाबला करने के लिए जम्मू में मुस्तकिल तौर पर नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की यूनिट तैनात करने का फैसला लिया गया है। NSG की यह स्पेशल टीमें दहशतगर्दाना खतरों को निपटने में और उनका जवाब देने के लिए जम्मू में तैनात की जाएंगी और NSG टीमें दहशतगर्दाना मुखालिफ ऑपरेशंस को अंजाम देने के लिए स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप के साथ मिलकर काम करेंगी। तो NSG की स्पेशल टीमें जम्मू में तैनात की जाएंगी और उसके बाद यहाँ पे जितने भी टेररिस्ट अटैक या इस तरह की प्लानिंग या फिर कहीं पे भी इस तरह के हमले होते हैं तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए NSG तैयार रहेगी। और इस तरह की कोई भी गतिविधि देखी जाती है या फिर पुलिस का ऑपरेशन होता है, फौज का ऑपरेशन होता है, तो उसमें NSG कमांडोज साथ साथ होंगे। फिलहाल तमाम तर बेहतरीन मालूमात के साथ हमारे साथ आज कर्नल संजीत सरोही, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है हमारे साथ इस खास बातचीत में। मैं चाहूँगा कि ये जो NSG कमांडोज की तैनाती की बात की जा रही है होम मिनिस्ट्री की तरफ से, पहले इसे आप किस नज़र से देखते हैं, क्या कुछ इसका इम्पैक्ट होगा? आमिर जी, पहले बात तो मैं आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने चैनल पे मुझे बुलाया और बहुत ही अहम सवाल पूछ के मैं इसका जो है स्टार्ट करते हैं डिस्कशन को। NSG का जब भी डिप्लॉयमेंट होता है उससे पहले पूरी जो है ऑडिटिंग, सिक्योरिटी ऑडिटिंग की जाती है और ये देखा जाता है कि NSG की वहां पे कितनी जरूरत है। पिछले 2-3 इंस्टेंस मैं आपको कोट करूंगा। जब अक्षरधाम टेम्पल पे गुजरात में हमला हुआ था उस समय NSG को बुलाया गया था, दिल्ली से NSG को एयरलिफ्ट किया गया था क्योंकि दिल्ली में ही NSG के हेडक्वार्टर्स हैं। उसी तरीके से जब बंबई में 26/11 हुआ था उस समय भी जो है NSG को दिल्ली से ही एयरलिफ्ट किया गया। तो ये देखा गया है कि इस डिसीजन को लेने में कि NSG को लेके आओ और फिर उनको एयरलिफ्ट करके आप उस जगह पे ले जाओ, उसमें काफी टाइम बर्बाद होता है। और इसी दहशतगर्दी के नजरिए से जैसा हमने पिछले 1 साल में देखा है, जब से पार्लियामेंट इलेक्शन हुए हैं और उसके बाद फिर असेंबली इलेक्शन हुए हैं, वहां पे जम्मू में खास तौर पर दहशतगर्दी बढ़ गई है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए मेरे को लगता है ये होम मिनिस्ट्री का बहुत अच्छा जो है डिसीजन है कि NSG का एक हेडक्वार्टर जो है जम्मू में तैनात किया जाएगा। वहां पे NSG के कमांडोज को रखा जाएगा ताकि जरूरत पड़ने पर जल्दी से जल्दी जहां पे टेररिस्ट एक्शन होता है वहां पे जो है NSG कमांडो पहुंचे, क्योंकि NSG जो कमांडोज हैं वो टेररिस्ट एक्शन में पूरी तरीके से ट्रेंड है। उनका दिन रात का काम यही है कि वो टेररिस्टों के अगर टेररिस्ट अटैक होता है तो उससे किस तरीके से निपटेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है और मुझे लगता है कि इस NSG एक हेडक्वार्टर्स और एक ग्रुप मूव करने से वहां पे जो है काफी जो है आसानी रहेगी टेररिस्टों के साथ हमला करने में और उनको जो है न्यूट्रलाइज करने में। बिल्कुल बड़ी बात है। कर्नल SS पठानिया साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम करते हैं हम आपका इस खास प्रोग्राम में। और मैं आपकी तरफ आऊँगा इस सवाल के साथ। कभी फ़िलहाल हम जिस तरीके से देख पा रहे हैं सूरत हाल, जम्मू में जो टेररिस्ट है उनकी गतिविधियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हैं। पहले हम इससे पहले देखा करते थे कि कश्मीर या कश्मीर की जो डिस्ट्रिक्ट हैं अलग अलग जो फार फ्लॉन्ग हैं या फिर जो बॉर्डर से सटे हुए हैं उन इलाकों में ख़ास तौर पर हम गतिविधियाँ देख पा रहे थे, लेकिन अब जम्मू में भी देख पा रहे हैं। क्या लगता है कि NSG के यहाँ पे तैनाती के बाद इसमें कुछ बदलाव आएगा? देखिए अमित जी, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि NSG जब ये बनी थी तो उसको क्या रोल दिया गया। NSG का जो बेसिक रोल है वो है एंटी टेररिज्म, एंटी हाईजैकिंग, और बीच में NSG के कमांडो जो है वो VIP सिक्योरिटी के लिए यूज होते थे, अभी वो हटा लिए। अभी अगर हम बात करते हैं कि NSG की जो तैनाती हो रही है जम्मू में, जिसको ये एक हब बोलते हैं, शायद इसके अंदर 200 के करीब लोग आएंगे। उसके बाद वो लोकल SOG के साथ कांटेक्ट में रह के अपनी एक स्ट्रेटेजी बना के यही इंश्योर करेंगे कि अगर जम्मू सिटी के अंदर मेनली कोई अटैक होता है तो उसको कैसे फास्टेस्ट तरीके से रिएक्ट करके उसको जो थ्रेट को एलिमिनेट किया जा सकता है। 2018 में कश्मीर में NSG की तैनाती हो गई थी, अबाउट 100 ऑड पीपल।
अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि वो जो 100 लोग एनएसजी के कश्मीर में है 2018 से, उन्होंने क्या क्या अपनी जो कार्रवाई की है और उनकी प्रेजेंस वहां पे जस्टिफाइड है या नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये जो अगर हम अर्बन एरिया की बात करें, 2 सिटीज की बात करें, श्रीनगर और जम्मू की, अब ये भी देखना पड़ेगा कि अटैक का जो पैटर्न है वो क्या सिटी सेंट्रिक है या ये रूरल एरियाज में हो रहा है। बिल्कुल। और रूरल एरियाज में जब अटैक हो रहा है तो एनएसजी की एफिकेसी वहां पे क्या रहेगी, ये भी एक सवाल निकल के सामने आता है। तीसरी बात जो ये है कि इस समय हमारे पास क्या इनएडिक्वेट फोर्सेस है। हमारे पास आर्मी है, कमांडो जो स्पेशलिस्ट फोर्सेस हैं वो लगे हुए हैं, उसके अलावा हमारे पास लोकल एसओजी है, उसके बाद हमारे पास बीएसएफ है, सीआरपीएफ है। तो क्या ये जरूरी बनता है कि इन 200 लोगों को एक हब बना के यहाँ पे इससे हम अच्छे अपने डिविडेंड अचीव कर सकें? ये भी एक सोचने की बात है। और दूसरी सोचने की बात ये है कि इस समय जो एनएसजी की स्ट्रेंथ है दैट इज अराउंड 10,000 पीपल। जी। अभी होम मिनिस्ट्री के नीचे आते हैं, इनका सारा मैनेजमेंट वहीं पे होता है, इनका जो बॉस होता है हेड, ही इज जर्नी फ्रॉम द आईपीएस, दैट आल्सो शोज द डोमिनेशन ऑफ आईपीएस इन अवर एंड। उसके अंदर जो आर्मी के लोग जाते हैं और सीआरपीएफ बीएसएफ के लोग, उनको ट्रेन किया जाता है और एक फोर्स आई गई है। तो उसका कोऑर्डिनेशन भी हमें देखना पड़ेगा। उस फोर्सेस की जरूरत है, वीआईपी सिक्योरिटी से अभी हटा लिए गए जी। तो देयर इज स्कोप ऑफ रिडक्शन इन द स्ट्रेंथ ऑफ द एनएसजी, दैट इज अगेन ए फूड फॉर थॉट, पीपल मस्ट कंसीडर। अभी फॉर द हैक ऑफ इट, आप एक 100 या 200 बंदों के, जैसे मैं पहले बोल रहा था, उनका आप एक ऑडिट कीजिए ना कि एनएसजी जो 2018 से कश्मीर में बैठे हुए हैं, उनकी परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कीजिए। और उसके बाद भी अगर हमें लगता है कि हमारे कमियां हैं, देखिए जब हम मिलिटेंसी की बात करते हैं, अभी मान लीजिए आईएसआई ने क्या करना है, उनको पता चल गया कि श्रीनगर में 100 है, यहाँ शायद 200 आ जाएंगे या 100 आ जाएंगे, आई डोंट नो व्हाट इज द प्लान। तो व्हाई डिड अटैक जम्मू? यहाँ पे 10 डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे 10 डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में है, वो फार फ्लंग एरिया चूज करेंगे, जो सबसे दूर डिस्ट्रिक्ट है वहां पे अटैक करके निकल जाएंगे। तो ये जो डिसीजन है, मतलब आउटवर्डली इट लुक्स वेरी नाइस, बट हमारा जो टाइम टेस्टेड जो हमारे पैरामीटर्स है, उनके ऊपर ये अभी तक खरा उतरा है या नहीं उतरा है। तो ये भी एक सोच का विषय है। बिल्कुल। और उसके बाद अगर हमें देखिए, नेवी के पास मार्कोस है, सीआरपी है, बीएसएफ है, लोकल पुलिस है, इनमें से आप कुछ लोग सेलेक्ट कीजिए ना, उनको ट्रेनिंग दीजिए, मेक देम एज गुड एज एनएसजी एंड यूज देम। व्हाई टू यूज एनएसजी इन पेनी पॉकेट्स? बड़ी बात है। और जो पॉइंट आपने कहे हैं, यकीनन इस पे गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा फौज का कोई भी हिस्सा या कोई भी डिपार्टमेंट शायद हर मामले में सक्षम भी है। कर्नल संजीत सरोही साहब, मैं आपकी तरफ इस सवाल के साथ आना चाहता हूँ, क्या जो टेररिस्ट है उसका डिप्लॉयमेंट ज़्यादा बढ़ गया है बॉर्डर के थ्रू या दूसरे तरीके से? क्योंकि अगर फ़ौज को बढ़ाया जा रहा है, एनएसजी जो कि काफ़ी हाई पॉइंट पे होते हैं, हाईली ट्रेंड होते हैं, उनको अगर तैनात किया जा रहा है, तो क्या हम ये मान के चलें, या लोगों के जहन में आमतौर पर सवाल आते हैं कि क्या टेररिज्म ज़्यादा बढ़ गई है पहले के मुकाबले में? माफ़ कीजिएगा संजीत सरोही साहब, शायद हम आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे, तो दोबारा टेक्निकल टीम में आवाज़ आ रही है? जी 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 बिल्कुल आ रही है, अब बोलिए सर। हाँ जी, तो आपका ये बहुत अहम सवाल है जी, लेकिन मैं उससे पहले जो कर्नल पठानिया ने बताया है उसके बारे में मैं थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ। बिल्कुल। देखिए, जब भी एनएसजी को डिप्लॉय किया जाता है तो उसमें सिक्योरिटी ऑडिटिंग की जाती है, जैसे मैंने पहले बताया कि 2018 में जो 100 आदमी एनएसजी के वहां पे डिप्लॉय किए गए, उन्होंने क्या किया, उसका क्या हिसाब किताब है। मुझे लगता है कि अगर इन्होंने डिप्लॉय किए हैं ये अब जम्मू में, तो कोई ना कोई उनके अंदर कोई एडवांटेजेस आई होगी, तभी यहाँ पे इनको डिप्लॉय किया गया, नंबर 1। नंबर 2, अभी वो खुद ही कह रहे थे कि अभी ये सिटी सेंट्रिक है कि रूरल सेंट्रिक है। अभी तक ये ज्यादातर रूरल सेंट्रिक रहा है। कहीं पे भी जो बिल्कुल अनजान जगह है, जहाँ पे जंगल है, वहां पे टेररिस्टों के ज्यादातर अटैक होते रहे। लेकिन अब जो है, मुझे लगता है अब इनके पास जो इंटेलिजेंस आ रही है वो ये आ रही है कि अब जो आगे मेजर अटैक होगा, टेररिस्ट का अटैक होगा, वो जम्मू सिटी में होगा, और वो जो हाई राइज बिल्डिंग्स वगैरह है उनके ऊपर ज्यादा खतरा है।
तो हाई राइज बिल्डिंग्स में जो बाकी आपके जो आपने नाम लिया है कि वहां पे जेकेपी है, एसओजी है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, वो इन मामलों में जो अर्बन टेररिज्म है उसमें वो ट्रेन नहीं है, जिसमें जो है एनएसजी ट्रेन है। तो मुझे लगता है ये पूरी सोच विचार करके ही होम मिनिस्ट्री ने ये डिसीजन लिया है कि वहां पे एनएसजी को वहां पे तैनात किया जाए। वो नंबर 1 है जी। नंबर 2, टेररिस्ट एक्टिविटी बढ़ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी तक टेररिस्ट एक्टिविटी जो रूरल सेंट्रिक थी, अब हो सकता है कि टेररिस्ट एक्टिव जो है सिटी सेंट्रिक हो। तो मुझे लगता है कि ये जो डिसीजन लिया गया है, ये लाजमी तौर पर इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक ये डिसीजन लिया गया है। और मुझे लगता है आने वाले समय में जो ये डिप्लॉयमेंट हुई है, कितने लोग हैं ये तो अभी तक क्लियर नहीं है, इनका जो है आगे भी हमको एडवांटेजेस दिखाई देगा कि ये वहां पे पहुंचने से इनके वहां के उस पे एक डिटरेंस तरह का होगा। टेररिस्टों को पता है कि यहाँ पे एनएसजी कमांडोज हैं, तो हो सकता है वो जम्मू शहर के ऊपर इतनी आसानी से हमला ना कर पाए या हमला ना करने की सोचे। बिल्कुल आमिर जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इसमें कई सारी चीज़ें हो सकती है, और जाहिर है कि अगर एनएसजी की तैनाती हो रही है तो कुछ न कुछ प्लान के तहत हुआ होगा। पठानिया साहब, मैं इसी सवाल के साथ आपके पास आऊँगा कि रूरल एरिया में हम देख पा रहे हैं कि जो वीडीजी हैं, विलेज डिफेंस गार्ड, उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से ट्रेंड किया जा रहा है, उनको हथियार भी दिए जा रहे हैं अच्छे से अच्छे। क्या ये कोई प्लान के तहत ऐसा किया जा रहा है कि जो चीज़ें उधर से आ रही हैं उसे अब कंट्रोल फुल्ली तौर पे 100% बिल्कुल रोक दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों में कभी भी बाज आने वाला नहीं है? देखिए आमिर जी, हम लोग क्या करते हैं, हमारा एक प्रेडिक्टेबल बिहेवियर होता है जब भी कोई इंसिडेंट होती है। बिल्कुल। हम लोग सबसे पहले पाकिस्तान को कंडेम करते हैं, जितने भी हमारे लीडर हैं कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, और उसके बाद हम ये कहते हैं कि हम इनको सबक सिखाएंगे। सबक कब आएगा मैंने आज तक देखा नहीं है। बिल्कुल। पिछले कुछ महीनों में आप देखें जम्मू रीजन में जिस तरह मिलिटेंसी, और आप वीडीसी की बात कर रहे हैं, इनके पास कुछ नहीं है। ये जो बताया जाता है ना मीडिया में कि इनको हम एम्पावर कर रहे हैं, इनको हम नई वेपन दे रहे हैं, इनको ना कोई पैकेज मिल रहा है, ना इनको ट्रेनिंग मिल रही है, ना इनके पास अच्छे वेपन है, वो सच्चाई है। अगर हम मीडिया रिपोर्ट को ही सुन लें, और आपने देखा होगा किश्तवाड़ में या डोडा में वो 2 वीडीजी को उठा के ले गए थे आप, और उनके बाद में उनकी हत्या कर दी थी। तो अगर उनके पास वेपन होते और उनकी सिक्योरिटी का बंदोबस्त होता तो वो चीज नहीं होती, लेकिन वो हो रही है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, पाकिस्तान जो है वो उसकी ये अम्बेरिकल कार्ड है, उनका जो डिजाइन था, जो स्ट्रेटेजी थी टू मेक इंडिया विद इन 1000 कट फॉर 1000 ईयर, दे आर गोइंग टू कंटिन्यू विद दैट। नाउ हमें अपने घर की सुरक्षा खुद करनी है। अगर हम एज रिएक्शन कर देते हैं 100 बंदे 200 एनएसजी की लग रही है, हम जो मेजर इश्यूज को क्यों नहीं एड्रेस करते हैं? और मैं बताता हूं आपको मेजर इश्यूज क्या हैं। मेजर इश्यूज ये हैं कि इन्फिल्ट्रेशन कहां से हो रहा है, एलओसी और आईबी से। उसके बाद ये लोग अंदर घुसते हैं, इनको सेफ प्रोवाइड कराए जाते हैं, इनको गाइडेंस प्रोवाइड कर दिया, इनको लोकल की सपोर्ट है, उसके बगैर तो जान आदमी यहां कार्रवाई नहीं कर सकता। So why can't we seal the LOC and IBC to whatever extent, strengthen our जो डोमिनेशन है एरिया का, उसके अंदर इंटेलिजेंस ग्रिड को बढ़ाएं, लोगों के लिए जो उनकी मदद करते हैं उनके लिए स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट दी जाए। एम इज टू स्टॉप इट। प्रिवेंटिव मेजर्स आर मच बेटर देन द क्योर। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट क्योर, कि वो आ जाएंगे, अरे आने क्यों दें उनको हम? आप इतने सक्षम नहीं है कि इंडिया एक ग्लोबल पावर है और एक पाकिस्तान एक छोटा सा नेशन, वो हमें इस हद तक ले जा रहा है कि हम रिएक्शन कर रहे हैं। हमारी अप्रोच क्या है? प्रोएक्टिव। एनएसजी की आंधी भी ये प्रोएक्टिव अप्रोच कुछ हद तक हो सकती है, लेकिन ये रिएक्टिव है। प्रोएक्टिव अप्रोच है सील द बॉर्डर्स एज मच एज पॉसिबल। कुछ गैप रहेंगे, मैं मानता हूं वो, लेकिन उसके बाद अपनी जो आपकी सेकंड टीयर है, थर्ड टीयर है, उसको स्ट्रेंथन कीजिए। आपकी ह्यूमन इंटेलिजेंस है, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस है, उसका भरपूर योग दीजिए। डीसी को, एसएचओ को, एसएसपी को जिम्मेवारी दीजिए कि आपके एरिया में अगर कुछ होता है तो ये हमें खबर मिलनी चाहिए। तो ऐसी अप्रोच जब तक हम नहीं करेंगे और उसके बाद इलेक्शन एक्सीडेंट होती है, उसके बाद आई रियली डोंट नो कि ये जो कदम है ये अच्छा कदम है, या देयर मे बी अनदर थिंग कि अभी 10,000 वहां पे बेले बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं तो यूज किया जाए।
हाँ, That may be बिल्कुल जाहिर है, उसी के बारे में सुरई साहब भी कह रहे थे। कर्नल सुरई साहब, लेकिन सवाल पठानिया साहब जो उठा रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें एक ये समझिए कि कम्युनिकेशन के एक छोटे से स्टूडेंट होने के नाते, या फिर मैं एक आम नागरिक होने के नाते मैं ज़रूर ये समझने की कोशिश करूंगा आपसे, OGW उनके ज़रिए मदद मिलती है या फिर वहाँ के जो लोग हैं आसपास जो भी है, क्या हमारे पास ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं है कि इनकी हाइड आउट को हम बिल्कुल मुकम्मल तरह से तबाह कर दें? इनको किसी भी जगह पे, चाहे जंगलों में हो या पहाड़ों में हो या फिर इलाकों में हो, कहीं भी ठिकाना ना मिल सके? आमिर जी, जी, ऐसा कोई किसी के पास इलाज नहीं है। दुनिया में सबसे ताकतवर और जो है मिलिट्रीली एडवांस जो कंट्री है वो इजराइल था जी। इजराइल भी जो है हमास का अटैक नहीं रोक पाया। तो ये कहना बहुत आसान है कि जी उनको रोका जाए। इजराइल के पास तो उनके पास स्मार्ट फेंसिंग है, सब, मतलब दुनिया में कोई इतना एडवांस टेक्नोलॉजी जितनी इजराइल के पास है उतनी किसी के पास भी नहीं है। और फिर भी जो 7 अक्टूबर पिछले साल में हमास इजराइल के अंदर घुस गए, 1200 लोगों को मार दिया और 200 से ज्यादा लोगों को जो है बंदी बना के ले गए। क्योंकि इनिशिएटिव हमेशा टेररिस्ट के पास होता है। आप सिर्फ रिएक्ट कर सकते हैं। जो कर्नल पठानिया साहब कह रहे हैं वो बात मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूं। हमारा जब भी कोई सैनिक या कोई लोग ऑफिसर मरते, सैनिक मरते, सबसे पहले डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। वो मुंह तोड़ जवाब कब आएगा उसका सबको इंतजार रहता है। इतने में दूसरा इंसिडेंट होता है, फिर यही बात बोली जाती। मैं कहता हूं जब इन्फिल्ट्रेशन आपकी LOC से हो रही है, आपकी IB से हो रही है, तो जो लोग LOC IB पे लगे हैं उनको सस्पेंड और उनको डिसमिस क्यों नहीं करते? उनकी अकाउंटेबिलिटी क्या है? नंबर 1, माना कि हर जगह आप नहीं तैनात कर सकते, लेकिन जब वो टेररिस्ट घुस जाते हैं तो इस चीज का तो पता लगाया जा सकता है वो किस रास्ते से घुसे और वो किसकी जिम्मेवारी थी जहां से वो घुसे। उसको तो आप जो है कटघरे में खड़ा करो, उसको नहीं करते। नंबर 1। नंबर दूसरा, जहां पे टेररिस्टों को लोकल पीपल की मदद मिलती है उन लोकल लोगों को क्यों नहीं देश के गद्दार करार करके उनको टेररिस्टों का दर्जा देके उनको भी वही पनिशमेंट दो जो टेररिस्टों को देते हो। नंबर तीसरा, अगर पाकिस्तान ने, बाजवा साहब ने कहा कि जी हम सीजफायर करें, हमने क्यों सीजफायर मान ली? पाकिस्तान की मजबूरी थी सीजफायर करना, हमारी मजबूरी नहीं थी। हम कहते हैं जिस इलाके से टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करते उस इलाके पे आप जो है बॉर्डर के ऊपर बमबारी करो, आर्टिलरी फायरिंग करो, ताकि लोगों को डर तो रहे। अभी क्या, वो जिसका दिल करता है वो घुस जाता है बॉर्डर के अंदर। तो ये जब तक प्रोएक्टिव आप वो नहीं लेंगे एक्शन, तब तक आप ये हाइड आउट को ढूंढना इतना आसान काम नहीं है। टेररिस्ट इतना बड़ा है, इतने बड़े जंगल है, कहां पे छुपा है क्या पता लग सकता? वो तो जब एक्शन करेगा तभी आपको पता लगेगा। तो हमको रिएक्टिव ना होके प्रोएक्टिव होना है, और प्रोएक्टिव करने के लिए ये 2-3 चीजें मैंने आपको बताई है, उनको हमको करना पड़ेगा। अबीर जी, जिस तरीके से आपने पॉइंट आउट किया है, जाहिर सी बात है कि फौज कोई, या फिर आप जैसे जो कर्नल हैं या फिर बड़े पोस्ट पे हैं, उनके पास इतना दिमाग होता है कि अपने दुश्मनों से कैसे लड़ना है या उनका कैसे जो है खात्मा करना है। ये कोई ऐसा सवाल नहीं है। लेकिन जर्नलिज्म के एक स्टूडेंट होने के नाते मैंने इस वजह से जानने की कोशिश की, क्योंकि देखिए हमारी फौज, हमें फ़ख्र है उस पर, आप सभी पे हमें फ़ख्र है, और हम मानते हैं कि हम जितने पावरफुल हैं, माइंडसेट हमारा जितना स्ट्रांग है, शायद ही किसी फौज के पास इतना स्ट्रांग माइंडसेट हो। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से समाज में कोई OGW पड़ा हुआ है या फिर खुफिया तौर पे कोई प्लानिंग कर रहा है, क्या कोई ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए या है हमारे पास जिसके जरिए हम इसे भी जड़ से ख़त्म कर दें? क्योंकि अगर सप्लाईज नहीं मिलेंगी या किसी भी तरीके से उन्हें मदद नहीं मिलेगी ग्राउंड पे, तो जाहिर है कि उधर से कोई भी आ जाए, सर्वाइव करना मुश्किल होगा। पठानिया साहब, देखिए इसमें आमिर जी 3 कैटेगरी के लोग आते हैं। सबसे पहले है OGW, वो तकरीबन आइडेंटिफाई हो जाते हैं। उसके आ जाते हैं जो स्लीपर सेल वाले हैं, वो हो सकता है 4 साल बाद एक्टिवेट हो, 5 साल बाद एक्टिवेट हो, 10 साल बाद एक्टिवेट हो, और उनका तभी चल सकता है कि जब वो कोई कार्रवाई करते हैं। और तीसरी कैटेगरी है जो जम्मू एंड कश्मीर की पेक्युलरिटी है, दैट इज द सिंपैथाइजर who are part of the government and indulging in terrorist activities. अभी ये सारा जो है, देखिए what you need is a will to execute. बिल्कुल। अगर आपके पास will है और आपके पास कोई प्रॉब्लम आती है, there will be always 10 ways to tackle it. आपके पास दुनिया भर के ऑपरेटर्स हैं आपके इंटेलिजेंस के,
सिविलियन फोर्सेस भी आगे आ रहे हैं, आप इनको एक स्ट्रेटेजी बना के चलिए ना। इंटेलिजेंस यहाँ पे अभी आजकल आई डोंट नो हाउ मेनी एजेंसीज आर फंक्शनिंग, बहुत नेशनल एजेंसी से लेके लोकल एजेंसी, आर्मी एजेंसी, पुलिस एजेंसी, लेकिन आर दे वर्किंग अंडर वन अम्ब्रेला? दैट अगेन आई डोंट नो। यूनिफॉर्म कमांड का कंसेप्ट यहाँ पे था, जिसके अंदर जो चीफ मिनिस्टर था पहले वो इसको शेयर करता था, लेकिन वो सालों से डिफंक्ट पड़ा हुआ है, और अभी जो पिछली मीटिंग हुई है उसको लेफ्ट। बिल्कुल। तो चीजें बिल्कुल जो चीजें आपने कही है उस हिसाब से अगर गौर किया जाए तो कई तरह के बैरियर्स हैं, लेकिन